में अमीर खुसरो एक हेडिंग बनाओ, छोटा सा बनाओ हेडिंग, अमीर खुसरो, सब लोग। अमीर खुसरो, उनका जन्म भारत में ही हुआ है, एटा, एटा यूपी लिखना है, एटा यूपी। डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया, सूफी निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। डिसाइपल ऑफ सूफी निजामुद्दीन औलिया। आपको बताऊं एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उनको यह पता चला अमीर खुसरो को कि निजामुद्दीन औलिया नहीं रहे, उनका डेथ हो गया, कहते हैं कि इतना सुनते ही इनका भी डेथ हो गया, गुरु जी के साथ मर गए। दोनों का मकबरा भी एक ही साथ बनाया गया है निजामुद्दीन में। यह है गुरु शिष्य परंपरा का चरम परिणति। गुरु जी के मरने का खबर सुन के शिष्य का डेथ हो जाए, समझिए कितना कोऑर्डिनेशन होगा दोनों में। जो कहते हैं ना दिल का रिश्ता, यहां है दिल का रिश्ता। एक मरा दूसरा मर गया। मैंने कई और भी ऐसे देखा है, पति पत्नी एक साथ मर जाते हैं। पत्नी की मौत का खबर सुन के पति मर गया, पति के मौत का खबर सुन के पत्नी मर गई। ऐसे भी रिश्ते हैं, हालांकि आजकल कम है। है ना? हाँ, अमीर खुसरो के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो लिखिए कि ये सबसे, इस जमाने का मैं कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पोएट हैं। ग्रेट पोएट कहते हैं इनको। अमीर खुसरो ग्रेट पोएट है, महान कवि और हिंदवी के अच्छे लेखक माने जाते हैं। हिंदवी, यही आगे चलकर क्या बन गया? उर्दू। उर्दू में ये नहीं लिखते। उर्दू, उर्दू के अच्छे जानकार हैं, लेकिन उनका एक शब्द है कि हिंदवी भाषा में ये लिखते हैं। उस जमाने में हिंदवी था। कौन कौन सा किताब लिखा है? आप लोगों ने बहुत सारा लिख के लाया है, फटाफट मैच करा लो। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका अपने बारे में है वो है इजाज या इजाद ए खुसरवी। अंग्रेजी में भी सेम लिखोगे आप, इजाद ए खुसरवी या खुसरवी, खुसरो। इसका मतलब समझते हो सब लोग? इजाद मीन्स व्हाट? इनोवेशन, डिस्कवरी। इसके अंदर इन्होंने किस चीज के बारे में बताया? अपने डिस्कवरी के बारे में। किन किन चीजों को डिस्कवर किया बताएं आप? तबला। लिखिए, सबसे पहला डिस्कवरी क्या है? तबला। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तबला। दूसरा सीतार। सी मतलब तीन, सीतार, तीन तार वाला वाद्य यंत्र जो आज सितार के नाम से फेमस है। इसके अलावा कुछ म्यूजिक से इनका कंसर्न है। म्यूजिक, जिसको आप रिदम कहते हो, धुन कहते हो। जैसे इन्होंने कवाली को भारत में फेमस किया। लिखो, ही इंट्रोड्यूस कवाली इन इंडिया। भारत में कवाली को प्रस्तुत किया। पहले कवाली भारत से बाहर सूफी संतों के मजार पे गाए जाते थे। कवाली सूफी संत ही गाते हैं जनरली। इन्होंने क्या किया? भारत ले आए इस कवाली को, और आज आकाश के उम्र में बॉलीवुड में हर गाने में, हर फिल्म में एक गाना डाल देते हैं कवाली।
मौला मेरे मौला दिल में समा जा, सुना है कि नहीं? सुना है आपने। एक समय ऐसा था कि बिना कव्वाली का मूवी कंप्लीट ही नहीं होता था, खास करके ऋषि कपूर, उनके मूवी में तो एक कव्वाली जरूर होता था, नहीं? अमर अकबर एंथनी मूवी देखो, उसमें आपको कव्वाली दिखेंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ म्यूजिक है जिसको इन्होंने डिस्कवर किया है, राग, रिदम, बहुत फेमस है। पूछेंगे कौन कौन सा धुन बनाया? अनु मलिक जो काम कर रहे हैं आज, वो काम इन्होंने किया सबसे पहले। इन्होंने एक संगीत डिस्कवर किया, एमान। क्या बनाया? एमान। और क्या बनाया? घोड़ा। घोड़ा नहीं, हॉर्स नहीं, घर वाला घोड़ा। घोड़ा। एक और जो आप सबसे इजीली समझ सकते हो, सनम। पूछे जा सकते हैं कौन कौन से म्यूजिक डिस्कवर किया है इसने? हाँ, सनम एक राग है। जैसे आप रागनी जानते हो, वैसे इनके सारे राग है। दीज आर राग डेवलप्ड बाय अमीर खुसरो। ये सभी उनके राग है। जैसे तानसेन करेगा मुगल में, वैसे ही इनका यहां पे होगा। दूसरे किताब की ओर बढ़ते हैं, बहुत फेमस है, खजाइन उल फुतुह। खजाइन, खजाना लिखते हो ना, खजाइन उल फुतुह। होमवर्क हमने इसलिए दिया था कि आप लिख के लाएंगे। आप जिसने लिख लिया है उसके सामने लिख लो, खजाइन उल फुतुह में साउथ इंडिया एक्सपेडिशन बेस्ड स्टोरी। इसका थीम क्या था? साउथ इंडियन एक्सपेडिशन, दक्षिण भारत अभियान। आपने उसमें ऐड नहीं किया ना दक्षिण भारत अभियान, मैंने ये कहा। क्वेश्चन क्या पूछेंगे? अमीर खुसरो के किस किताब में दक्षिण भारत अभियान के बारे में जानकारी मिलता है? तो खजाइन उल फुतुह में क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट साउथ इंडियन एक्सपेडिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान के बारे में जानकारी किस किताब में? खजाइन उल फुतुह के अंदर लिखा। अगला, आशिका। आशिका वॉल्यूम 1, आशिका जिल्द। ये लोग क्या बोलते हैं? जिल्द बोलते हैं। जिल्द 1, जिल्द 2। आप भी लिख सकते हो जिल्द, ZILD, जिल्द। जिल्द मीन्स वॉल्यूम। जैसे बोलते हो ना वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वैसे। इसमें किसका स्टोरी है? कृष्णा, अलाउद्दीन खिलजी। लिखो, अलाउद्दीन खिलजी एंड कमला देवी। अलाउद्दीन खिलजी एंड कमला देवी। कमला देवी वाइफ ऑफ हमीर देव। यस, हमीर देव की पत्नी थी कमला देवी। इस दोनों के लव स्टोरी इसमें लिखा। अब लव स्टोरी तो है नहीं, किडनैप करके विवाह किया है, लेकिन इन्होंने उसको लव एंगल बना दिया। आशिका वॉल्यूम 2 लिखो, वॉल्यूम 2। हालांकि आशिका वॉल्यूम 2 स्टार्ट इसने किया था, कंप्लीट नहीं कर पाए। कंप्लीट किया है इनका एक को ऑथर जिसका नाम है देलहवी। लिखो, अमीर हसन देलहवी राइटर है जिसने इस पुस्तक को कंप्लीट किया। मींस आशिका वॉल्यूम 2 कंप्लीटेड बाय अमीर हसन देलहवी।
अमीर हसन देलहवी ने आशिका वॉल्यूम 2 को अंतिम रूप प्रदान किया, अंतिम रूप से संकलित किया। कहां हैं आप लोग? और इसमें किसका स्टोरी है? खिज्र खां सन ऑफ अलाउद्दीन एंड देवल देवी डॉटर ऑफ कमला देवी। उसी को देवल रानी भी कहते हैं। अब देखो वॉल्यूम 1 में खिज्र खां के बाप और मां की कहानी हो गया, और वॉल्यूम 2 में खिज्र खां और उसकी वाइफ का। अच्छा, कितना मतलब आप कहोगे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक तरफ दोनों पुरुष बाप बेटे हैं और दूसरे तरफ मां बेटी दोनों एक फैमिली से है। नहीं, खिज्र खां की मां ही बहन ही तो हुई, बट इस्लाम में चलता है। मैंने बताया था एक दिन, है ना? कृष्णा बताया था ना? क्या बताया था? कि दूध का रिश्ता अवॉइड किया जाता है केवल, बाकी आराम से विवाह होते हैं इस्लाम में। खैर, आप लोग कहीं और मत जाइए, यहीं रुकिए। अगले पुस्तक का नाम लिखिए, नूह सिपहर। नूह सिपहर सुना है नाम? नूह सिपहर। इस किताब में भारतीय संस्कृति के बारे में चर्चा किया है। इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन कल्चर, कल्चर एंड सोसाइटी भी कर सकते हो। नूह सिपहर, सिपहर, सिपहिर भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं आपको इजीएस्ट टर्म बताने का प्रयास करता हूं, अदरवाइज हां। तो कौन सा विषय है? नूह। हाँ, अरे नूह NOOH या NOAH, NUH कुछ भी लिख लो, NUH लिख लो। नूह सिपहर, इसके अंदर भारत के समाज और संस्कृति की चर्चा की गई, विशेष रूप से इंडियन कल्चर। कितने बुक हो गए? तुगलकनामा, तुगलकनामा, तुगलकनामा में क्या है? हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत, फ्रॉम छोड़ दो, अप टू फिरोज शाह तुगलक। लेकिन कोशिश किया है इसने बलबन से लिखने का, लेकिन ज्यादातर खिलजी और तुगलक का स्टोरी है इसमें। लिख लो, इंफॉर्मेशन अबाउट खिलजी एंड तुगलक्स अप टू फिरोज शाह तुगलक। शायद मैंने बताया होगा, अमीर खुसरो बलबन के कोर्ट से अपना जर्नी स्टार्ट किया और फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट तक टिका रहा। जितने भी सम्राट आए सबके कोर्ट में रहे। लिख लीजिए किसके किसके कोर्ट में रहा है फटाफट। मींस कंटेम्परेरी किंग ऑफ अमीर खुसरो। बलबन पहला नाम होगा, बलबन के बाद जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह एंड फिरोज शाह तुगलक। इनके कोर्ट पोएट हैं, इनसे वेतन लेते हैं ये, सैलरी। और बाकी कंटेम्परेरी है। कंटेम्परेरी कौन कौन है? लिखो, अदर कंटेम्परेरी किंग, कैकुबाद, कैमोर्स। लिखो, कैकुबाद, कैमोर्स। जो अदर कंटेम्परेरी है उसकी बात कर रहा हूं मैं। शहाबुद्दीन उमर, शहाबुद्दीन उमर, अदर कंटेम्परेरी रूलर की बात कर रहे हैं। शहाबुद्दीन उमर,
एंड गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, एक और मोहम्मद बिन तुगलक। अब बताओ कितने के कंटेम्परेरी हुए? कोर्ट पोएट कितने के हुए? कोर्ट पोएट 5 और बाकी कंटेम्परेरी है, उनके कोर्ट में ये नहीं जाते हैं। आपसे कोर्ट पोएट पूछेंगे, क्या पूछेंगे? अगर कंटेम्परेरी पूछे तो सबका नाम आ जाएगा। अगर पूछे किनके किनके कोर्ट में इन्होंने वर्क किया, तब 5 नाम, और वो 5 नाम मैंने पहले ही लिखा दिया है। कौन कौन? बलबन, जलालुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, 5। इन सबका स्टोरी होगा कि नहीं फिरोजशाही में? बताइए। एक पॉइंट और लिखिए, इनकी टाइटल क्या है? पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया, तूती ए हिंद। क्या लिखते हैं हिंदी में? तूती ए हिंद। तोता को तूती बोला इन लोगों ने। तोता ए हिंद भी आ सकता है एग्जाम में। पैरट ऑफ इंडिया क्यों? देख रहे हो, सारा राग बनाया, म्यूजिक बनाया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया। तबला और सितार 2 चीज मिल जाए तो किसी भी गाना को आप लयबद्ध कर सकते हो। देखा है आपने, बहुत सारे जो म्यूजिक बनते हैं वो केवल गिटार और तबला बेस्ड होता है। नहीं, जो फ्यूजन म्यूजिक है उसमें इसी 2 वाद्य यंत्र का ज्यादातर प्रयोग करते हैं लोग। आप कहेंगे फ्यूजन म्यूजिक क्या है, ये भी मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मेरे विषय में नहीं है। ये तो आप खुद जानते होंगे। म्यूजिक में रुचि नहीं है आप लोगों को? नहीं है। दो डिफरेंट स्कूल ऑफ म्यूजिक एक साथ एक तरीके से कंपटीशन करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसको फ्यूजन बोलते हैं। जैसे एक क्लासिकल गा रहा है और एक बॉलीवुड स्टाइल में गा रहा है। रिमिक्स ठीक है, एक तरह का कॉन्सेप्ट है, बट ये लाइव होता है, ये सब चीजें लाइव होता है। फ्यूजन लाइव होता है। डुएट नहीं, डुएट तो किसी भी गाने में हो सकता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल परोशन मूवी में फ्यूजन हुआ था। परोशन, एक चतुर नार, किशोर कुमार वर्सेस महमूद। यस, वो इसका फ्यूजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मौका मिले तो जरूर देखना। कौन सी मूवी? परोशन। हाँ ठीक है, दूल्हे राजा। तुम्हारे उम्र का तो दूल्हे ही राजा है। क्या टाइटल है? टाइटल क्या है? हाँ, पंचगंज एक और बुक है, उसको भी लिख लो। पंचगंज। और लास्ट बुक लिखो मुहफत उल फुतूह। मुहफत उल फुतूह को खजाइन उल फुतूह भी कहते हैं। मुफत, MUF टी नहीं, ये नहीं होगा, आधा फ है। TAH, मुफत नहीं, मुफ्त नहीं, मुफत। मैं लिख देता हूं। अब बोलो क्या हुआ? मुफ्ता, ये तो मुफ्ता हो गया, ठीक है।
मुफ्ता उल फुतूह। अब बताओ कितने किताब हो गए अमीर खुसरो के? 7। काफी है। अब चलो मैं 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आंसर कर देना। पंचगंज में भारतीय समाज के बारे में ज्यादातर, परंपराओं के बारे में। पंचतंत्र नहीं है, पंचगंज है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है, क्लासिकल हिस्ट्री में लिखाया था। चलो प्रश्न है राहुल से। अलाउद्दीन को कोट करते हुए अमीर खुसरो ने किस पुस्तक में लिखा अलाउद्दीन विश्व का सुल्तान है? खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह एक बुक पहले लिखाया था, देखो। नहीं, पीछे जाके देखो, जिसमें दक्षिण भारत अभियान के बारे में चर्चा था, उस पुस्तक में। अब कृष्णा से प्रश्न है, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को कोट करते हुए किस पुस्तक में लिखा? अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को कोट करते हुए किस पुस्तक में लिखा कि अलाउद्दीन युग विजेता है? इसी में लिखा। अब आकाश से क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं ना, अभी तक नहीं थक रहे थे। अमीर खुसरो ने उनको किस किताब में जनता का चरवाहा कहा? जनता का चरवाहा। अब यह शब्द एग्जैक्ट नाउन है, मैं इसको ट्रांसलेट नहीं करूंगा। बताओ किस पुस्तक में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चरवाहा कहा? चरवाहा समझते हो ना? चरवाहा जनरली पशु को चराने वाला होता है। अब यहां ये जनता के चरवाहा हैं। भगवान कृष्ण गाय के चरवाहा थे ना, वैसे ही ये जनता के चरवाहा हैं। बताओ इसी पुस्तक में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सा हुआ? खजाइन उल फुतूह। बिल्कुल, तारीफ ही तारीफ किया है। तारीखे फिरोजशाही किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी। बस आगे बढ़ जाइए, ये हो गया। हमने ये होमवर्क दिया था, होमवर्क में आपने आधे घंटे ले लिए। अब बताओ फिर होमवर्क देने का फायदा क्या हुआ मुझे? मैं कल ही करा दिया होता इसको, है ना दीपाली? दीपिका, दीपिका, ठीक है। क्यों नहीं की होमवर्क मुझे बताओ, किस खुशी में? कि मोगैम्बो खुश होंगे क्या गब्बर खुश होगा? वो तो आप हैं, गब्बर वाला लुक तो आपका है। देखिए अभी अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने ऑफिस में एक स्पीच सुना था आपके बदले कि टीचर के कहे हुए बात को पालन कर लेना चाहिए, फ्यूचर में काम आएगा। एग्जामिनेशन हॉल में मिस करोगे, काश कर लिया होता, बट वहां आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे। मैं आज एक बार फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैंने होमवर्क दे दिया, इट मीन्स वो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आएंगे। मेरे होमवर्क का मतलब गेस क्वेश्चन है। और एग्जाम्पल है राहुल बैठा हुआ, पिछले बैच में मैंने होमवर्क दिया था और लिखाया भी था, टेबल बनवाया था, इन्वेजन ऑफ मंगोल, एक बॉक्स बनवाया था और क्वेश्चन आया सेम क्वेश्चन। और उस बैच में केवल मैं मेडिवल ही पढ़ाया था, एंशिएंट भी नहीं पढ़ाया था हमने, सिर्फ मेडिवल से गेस क्वेश्चन में से 2 आया और डायरेक्टली सारे क्वेश्चन मेडिवल के सारे क्वेश्चन क्लास नोट से। मैं खुद सरप्राइज था
और ना उससे पहले हुआ, ना उसके बाद हुआ, ना होगा। वो एक अद्भुत ईयर था, अद्भुत एग्जामिनेशन, क्लास से ही सारे मेडिवल के क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है, क्यों हुआ कैसे हुआ पता नहीं, मुझे भी नहीं पता आकाश। ऐसा मत सोच लेना कि इस बार भी वही करा दो जो आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। उस साल पता नहीं क्या हुआ मुझे, उस साल मैंने जो जो पढ़ाया हाईलाइट किया सारे एग्जाम में आए। मैं खुद दंग रह गया जब पेपर देखा तो। पता नहीं 2022 की ही बात है 2022 की ही बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, मार्च 2022 की बात है। और जो जो बच्चे उस साल एग्जाम में बैठे, एग्जाम से निकलते या क्लास तक आते आते सबसे पहली बात यही कहा कि सर आपने जो जो कहा आ गया। इस साल गारंटी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं दीपिका, कोई गारंटी नहीं है इस साल जो मैं पढ़ाता हूं वही आए। यूपीएससी को आज तक किसी ने भी ट्रेस नहीं कर पाया, ट्रैक नहीं कर पाया, ना ट्रेस कर पाया ना ट्रैक कर पाया। वो एक संयोग था, महज संयोग था। ठीक है संध्या, वो संध्या काल था, वो बीत गया, अब नहीं, अब नई सवेरा है, नए एग्जाम नए मॉडल। लेकिन फिर भी मैं जो होमवर्क देता हूं उसको प्लीज कर लिया कीजिए, है ना। अब कर लेंगे। अब हमारा अगला डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी। लेकिन तुगलक डायनेस्टी में जाने से पहले इसके जो दो अंतिम सम्राट है उसका नाम आप लोग बता दीजिए। मुबारक शाह से पहले एक और है। देखो आदित्य ने स्मार्टनेस दिखाया, मैंने खुसरो के सम्राटों का नाम लिखाया, उसी लिस्ट में से बता दिया। ठीक है, दोनों नाम सही है। पहला लिख लो, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का सक्सेसर की बात कर रहे हैं। लिखिए सक्सेसर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, लिखो सक्सेसर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी, और पहला है शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर फ्रॉम 1316 to 16 means few months, from 1316 to 16 few months in bracket, कुछ महीने, ज्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाए। और अंतिम है मुबारक शाह। लास्ट मैंने केवल सम्राट का नाम बताया। अलाउद्दीन के मर जाने के बाद उनका जो सक्सेसर है उसका नाम है शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर 1316 से 1316 तक रूल किए। इसमें क्या सरप्राइज होना है, और कुछ महीने में क्या झंडा गाड़ लेंगे, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए सीधे अगले सम्राट की ओर बढ़िए, यानी लास्ट एम्परर होगा इसमें मुबारक शाह खलजी फ्रॉम 1316 टू 20, 1316 से 1320। ठीक है, इनका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, निकम्मे थे सारे। इतने निकम्मे की क्या किया जाए। लेकिन निकम्मा होना कई बार बहुत काम का चीज होता है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा इस निकम्मे से, और ये था क्वेश्चन, विच एम्पेरर और विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत अनाउंस इटसेल्फ एज अ कैलिफ। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, और पहला कोई सम्राट है। यस, मुबारक शाह, जो लास्ट सम्राट है लिखना है। इन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। He announced itself as caliph। खलीफा खुद को घोषित कर लेना उस जमाने में गुनाह था, क्योंकि खलीफा कोई और है, एक है। खलीफा का मतलब पैगंबर का उत्तराधिकारी, सक्सेसर ऑफ प्रोफेट। और सक्सेसर ऑफ प्रोफेट केवल एक होगा जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर होगा, नेता होगा। और पहले वो कहां होते थे? पहले वो 4 होली कैलिफ हुए, उसके बाद चला गया उमैयद में, उमैयद डायनेस्टीज, फिर आया कौन? अब्बासी,
अब्बासी से कुछ दिन के बाद शिफ्ट होकर इजिप्ट गया और फिर अंत में ऑटोमन, यानी इस वंश का जो सम्राट होगा वो खलीफा होगा पूरे विश्व का। ये पहला है। देखो पीछे कितने बड़े लिस्ट चले गए, बलबन चला गया, इल्तुतमिश चला गया, अलाउद्दीन चला गया। इतने बड़े बड़े लोगों ने जो काम नहीं कर पाया, सबसे निकम्मे ने कर लिया, कहा मैं ही खलीफा हूं। सिर्फ इतना कह देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना? नहीं, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया 1922 में। हालांकि अनाउंसमेंट 1919 में ही हो गए थे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साय, उसी में कह दिया अब खलीफा कोई नहीं होगा। इससे क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ इस्लाम, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी क्रूसेड हो चुके थे, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी। सो और कुछ नहीं था, अंग्रेजों का चाल था कि इसको डिवाइड एंड रूल करो, सारे मुस्लिम एक हैं पूरे विश्व का। मुस्तफा अब्दुल कलाम पाशा अंतिम खलीफा हैं, उसके बाद खलीफा के पद को रिमूव कर दिया, एबोलिश कर दिया, समाप्त कर दिया। मुस्तफा अब्दुल कमाल पाशा लास्ट खलीफा हैं। यहां क्यों लिख रहे हो? इस तरह के फैक्ट्स को लिखने का मन हो तो कहीं साइड में लिखो, या बॉक्स बना लो, या अंतिम पेज पर लिखने का प्रयास करो। और ये 1922 तक खलीफा थे, उसके बाद हटा दिए गए। फिर उसके बाद कोई खलीफा नहीं हुआ। अब्दुल नहीं, अब्दुल्ला, या अब्दुल ही है, अब्दुल कमाल पाशा, अब्दुल्ला कमाल पाशा। अरे कमाल पाशा याद रखना बस। आखिरी पास्ता, आखिरी पास्ता कौन थे? हाँ, मूवी में कैरेक्टर था, आमी आखिरी पास्ता। मूवी नहीं देखा आपने? चंकी पांडे। कुछ नहीं। टाइटल क्या लिखा इन्होंने? लिखो तो, मुबारक शाह एक्वायर उलवासिक बिल्लाल, ये इनका उपाधि है, टाइटल उलवासिक। अंग्रेजी में भी सेम लिखोगे बिकॉज टाइटल है, नाम है। उलवासिक क्या? बिल्लाल। बिल्लाल का मतलब क्या होता है कशिश? उर्दू में राइट टू लेफ्ट आते हैं, तो पहले वाले का मतलब जान लो, फिर बाद वाले का मतलब जान लेंगे। हिंदी में पीछे से आगे की ओर बढ़ते हैं, उर्दू में आगे से पीछे की ओर आते हैं, राइट टू लेफ्ट। कशिश कुछ बताना चाह रही है, बताओ जल्दी। मुझे भी नहीं पता, खोज के आना। लिखो, मुबारक शाह खलजी डिफीटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह नासिरुद्दीन खुसरो शाह के द्वारा मुबारक शाह खलजी को अपदस्थ कर दिया गया। या फिर सेंटेंस बना लो, नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने मुबारक शाह खिलजी को पराजित कर दिया, मार दिया। कौन है? सेनापति है। अब ये नया चेहरा कहां से आ गया? अब सुनो तो सही। नासिरुद्दीन भारत का पहला मुस्लिम है
ये लोकल मुस्लिम है जिसने सुल्तान बना है। लिख लो, फर्स्ट इंडियन मुस्लिम सुल्तान। बिकॉज अब तक जो आए वो कौन थे? फॉरेनर, इन्वेडर्स, ये यहीं के थे, भारत के लोकल थे। बट ये सरवाइव नहीं कर सके। कुछ ही महीने में इनको गयासुद्दीन तुगलक रिप्लेस कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक उनके गवर्नर थे। किनके? मुबारक शाह के। मुबारक शाह के गवर्नर थे। नहीं समझ में आया? मुबारक शाह के दो ऑफिसर, एक नासिरुद्दीन और एक गयासुद्दीन, एक ने इनको डिफीट किया और खुद सुल्तान बना लिया, दूसरे ने मौके पे चौका मारा, पहले वाले को हटा के खुद सम्राट बन गया। इसीलिए नासिरुद्दीन शाह का कोई डायनेस्टी नहीं हो पाया, क्योंकि डायनेस्टी तब होता जब उनका बेटा या उनका कोई सक्सेसर सुल्तान बनता, लंबे समय तक रूल करते। ये तो भाई साहब 20 में बने और 20 में ही खत्म हो गए। लेकिन कुछ देर के लिए ही सही, भाई एक दिन का तो भी सुल्तान हुआ है भारतीय इतिहास में। एक दिन का मुख्यमंत्री भी तो बना है नायक मूवी में। अच्छा बताओ तो कौन है एक दिन का निजाम भारत में, और टाइमलाइन क्या है उसका? निजाम फॉर वन डे, एक दिन के लिए निजाम कौन बना? हिंट्स देता हूं, मुगल काल में है। हाँ, निजाम भिस्ती, जिसने हुमायूं को कर्मनासा रिवर में डूबने से बचाया था ड्यूरिंग बैटल ऑफ चौसा। शेर शाह सूरी ने, हाँ, जब उनको पटक पटक के पानी में मारा तो डूब रहे थे, तो उनका ही एक अधिकारी जिसका नाम था भिस्ती, उसने हुमायूं को डूबते हुए नदी से बाहर निकालकर जिंदा रखा। तो हुमायूं खुश होकर के कहा कि चलो तुम एक दिन का सुल्तान हो। एक दिन का सुल्तान बना दिया उसको। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ था। निजाम भिस्ती नाम है उस निजाम का, एक दिन का निजाम का नाम ही है निजाम भिस्ती। और यह घटना है 1539 का, ड्यूरिंग बैटल ऑफ चौसा। वो तो अगला स्टेप है, चौसा के बाद, हाँ 40-41। और आपको पता है निजाम साहब ने क्या किया? चमड़े का करेंसी इशू कर लिया एक ही दिन में। बोला कि मेरा आइडेंटिटी चमड़ा है। एक्चुअली वो भिस्ती एक पोस्ट है जो इंजर्ड और टायर्ड आर्मी को बैटलफील्ड में पानी पिलाता है एक लेदर बैग से। तो जब राजा बना तो कहा कि भाई क्या ऐसा करे कि लोग मुझे याद रखे। एक दिन में क्या कर सकता है? एक दिन में कुछ किया नहीं जा सकता। तो कहा चलो चमड़े का करेंसी बना दो, लेदर करेंसी बनवा लिया। आज तक आप याद कर रहे हो उनको। वैसे ही ये भाई साहब है, कौन? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। क्या किया? अपने सुल्तान को रिप्लेस किया, कुछ महीने रूल किया, इनको रिप्लेस कर दिया गयासुद्दीन तुगलक। इस तरह से आप कह सकते हैं नासिरुद्दीन खुसरो शाह ट्रांजिशनल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत बिटवीन खिलजी एंड तुगलक्स। खिलजी एवं तुगलक डायनेस्टी के बीच में एक संक्रमणकालीन एक सुल्तान है, छोटे से उम्र के लिए, मींस छोटे से पीरियड के लिए, जिसका नाम है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। कोई डाउट? एक दिन का। इनको रिप्लेस किया गयासुद्दीन तुगलक। अब आने वाला है वही हमारा हेडिंग ही है। अगला हेडिंग बनाओ।
क्या हेडिंग होगा? जल्दी बताओ। तुगलक डायनेस्टी। कितने सम्राट होंगे? 4-5 या और ज्यादा? मेन 3 है। वैसे सुल्तान टोटल है 8। आपको नहीं लिखवाऊंगा, सब नीड नहीं है। द तुगलक डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी? तुगलक। टाइमलाइन कौन बताएगा? कृष्णा। 14, 12 भी, 14 भी, और मन में कुछ चले तो 15 भी। लेकिन मेरा मानना है, ये केवल मेरा मानना है और मेरे मानने से कुछ नहीं होता। ना ही एग्जाम वाले मानेंगे और ना ही आप मानोगे। मेरा मानना है कि तुगलक इतने ही साल तक रूल किए, क्योंकि पूरा तुगलक डायनेस्टी डेमोलिश कर दिया था तैमूर लंग ने 1398 में। यहां से यहां तक का यात्रा घिसटते हुए किया। घिसटना समझते हो ना? स्क्रॉलिंग करके पहुंचा जैसे तैसे, यानी कुछ बचता ही नहीं है 1398 के बाद। 1398 में तुगलक वंश को तैमूर लंग तहस नहस कर देता है, कुछ भी नहीं बचता है। फिर भी वो कहते हैं ना, मरते हुए जिंदा रहना, पैरालाइज्ड होके जीना, कोमा में जीना। तो ये कोमा में शासन है, यहां से यहां तक का शासन कोमा का शासन है। 14-15 साल तक जैसे तैसे रूल किया इन लोगों ने। वो भी इसलिए किया क्योंकि इनके पैरेलल जो कंटेम्परेरी लोग हैं वो डरपोक है। क्या हुआ? क्यों? क्योंकि इनके जो पैरेलल रूल कर रहे हैं वो पंजाब में केवल रूल कर रहे हैं। नाम है खिज्र खां। खिज्र खां ये 1398 से लेकर 1415 तक तैमूर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वर्क किया। यहां के बाद खिज्र खां क्या बना? सुल्तान। यानी सुल्तान बनेगा खिज्र खां 1415 में, और 21 तक आगे बढ़ेंगे, 21 तक। यानी खिज्र खां 2 भूमिका में है। इस समय तक इनका प्रॉपर रूल है, यानी 1398 तक। ये 1398 बनाया हमने, ध्यान रखिएगा। खिज्र खां 1398 से एक गवर्नर की भूमिका में है, किसके? तैमूर लंग के। और 1415 में जाकर सुल्तान बनेगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि यहां पे कौन कौन से सम्राट है। तो पहले सम्राट का नाम है ग्यास उद्दीन। दूसरा मोहम्मद तुगलक भी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक भी कहेंगे। तीसरा है फिरोज। वैसे याद रखने के लिए मैंने एक कोड हमेशा इस्तेमाल किया है, आज भी कर लो। GST, MBT, FST, यही 3 महान सम्राट हैं। गयासुद्दीन तुगलक,
मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक सरनेम है, ओरिजिनल नाम गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन एंड फिरोज। फिरोज शाह कह दीजिए, ठीक है, आपने कहा इसलिए मैं मान लिया, फिरोज शाह। फिर एस कहां से आएगा अगर शाह नहीं लिखोगे तो? फिरोज शाह तुगलक। टाइमलाइन राहुल बताएगा। लिखिए, गयासुद्दीन तुगलक 1320 to 26, मोहम्मद बिन तुगलक 26 to 51, 25 कर लो, 25 ही कर लो। मोहम्मद बिन तुगलक 25 to 51 बताऊंगा। फिरोज शाह तुगलक का टाइम 51 to नहीं 88। ये 3 मेजर किंग है, बाकी 5 छोटे छोटे सम्राट है। क्या उनका नाम लिखना पसंद करेंगे आप, या स्टडी मटेरियल से देख के काम कर लोगे? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनका। चलो लिखो। आधे लोग कह रहे हो कि लिखा दो। नोट्स में है, देखो तो जरा, स्टडी मटेरियल में है 8 सम्राट का नाम। सर्च करो, नहीं है तो फटाफट लिखो, कोई भी एक सर्च कर लो। नहीं है? इतने देर में तो मैं लिखा दिया होता सबका नाम। लिखो तो, लिखो लिखो, सब लोग लिखो। तुगलक शाह सेकेंड, तुगलक शाह सेकेंड फ्रॉम 1388 टू 1390, 1388 से 1390 तुगलक शाह सेकेंड। फिर है अबू बकर, यस अबू बकर, ABU अबू। ये तो एक होली खलीफा भी थे, खलीफ भी थे। हाँ बिल्कुल, दोस्त है तुम्हारे। फ्यू मंथ्स 1390 to 90, फ्यू मंथ्स। नेक्स्ट वन मोहम्मद शाह 1390 to 94, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1390 से 94, 94। सेकेंड लास्ट हुमायूं, लिखो। हाँ जी, क्यों हुमायूं अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा, हुमायूं नाम का एक ही सम्राट होना चाहिए मुगल में केवल। हुमायूं का मतलब प्रीसियस होता है। हर गार्जियन अपने बच्चा का नाम ऐसा रखना चाहता था, हुमायूं, प्रीसियस, बहुमूल्य। हाँ, कुछ महीने हुमायूं है इसलिए कुछ महीने। 94 लास्ट नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक 94 to 1412। इन्हीं के काल में तैमूरलंग आएगा, है ना। तैमूरलंग इसी के शासनकाल में अटैक करेगा भारत पे। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सम्राट। हेडिंग बनाइए, गयासुद्दीन तुगलक। हेडिंग तो बना हुआ ही है, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक यहां से ले लीजिए, गयासुद्दीन तुगलक।
गियासुद्दीन भी लिखा हुआ मिल सकता है, GIYA। हाँ कोई नहीं। कृष्णा तो ऐसे लिखेगा, ग्यासुद्दीन। हिंदी वाले सारे ऐसे लिख लीजिए, ग्यासुद्दीन। अब काव्या कह रही हो तो घिया हो गया। लौकी। बच्चे आ गए क्या? तो बैठाओ, बाकी बच्चे लंच करने आ रहे हैं। मैंने 12 से 1:30 बजे तक रखवाया था, और कल ऑफिस में अच्छे से बात हुई थी सर से। मैंने कहा था रवि सर को 15 मिनट पहले छुट्टी करवा लेना, 12 से 1:30 घंटे की क्लास मैं लूंगा। अब आप जितना लेट क्लास स्टार्ट करवाओ डजंट मैटर, क्लास तो मैं टाइम पे ही एंड करूंगा। कोई नहीं, खत्म ही होने वाला है मेडिवल हिस्ट्री। अब सैयद लोधी में कुछ पढ़ाने लायक है ही नहीं। बस खत्म। कंट्रीब्यूशन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। आकाश बताएगा एक कंट्रीब्यूशन, कोई एक योगदान बताइए प्लीज। गयासुद्दीन तुगलक का एक योगदान, जैसे यस लिख लीजिए। ही फाउंडेड तुगलकाबाद फोर्ट एज अ न्यू टाउन। तुगलकाबाद फोर्ट। तुगलकाबाद गए हैं आप में से कोई? नहीं। क्या विशेषता है इसमें भवनों का? फीचर ऑफ बिल्डिंग अंडर तुगलकाबाद फोर्ट। एनीवन? देयर आर टू सिग्निफिकेंट। फर्स्ट वन, वॉल इन स्लोप, ढलवा दीवार इस आकार में, बेस ज्यादा और टॉप कम। पिरामिड तो नहीं कह सकते क्योंकि पिरामिड का टॉप चिपकता है, ये ऐसे है। इनके जो बिल्डिंग बने स्लोप है। एंगल है ना, सीधा नहीं है। सीधा तो ऐसे होना चाहिए था। इनके वॉल धीरे धीरे ऊपर झुकता गया अपने सेंटर की ओर। इस वॉल का सेंटर ये है, यहां पे डिस्टेंस देखो इसके तुलना में कम है। एक विशेषता तो ये है, लिखो इसका वॉल कैसा है? स्लोप, ढलवा। कैसा है? ढलवा। ढाल, स्लोप का मतलब ढाल होता है, पता ही है आपको। और देखो दूसरा पॉइंट, डोम। डोम जो इसका बना, व्हाइट स्टोन, जिसको आप मार्बल कहते हो। पहली बार भारत में सफेद पत्थर से कोई डोम बना है, यह इसकी दूसरी विशेषता है। डोम तो था, पीछे भी देखा आपने, गुंबद। लेकिन दूसरी विशेषता क्या है कि पहली बार सफेद गुंबद बनाया किसी ने, जो काफी अट्रैक्टिव होता है। बाकी सब कुछ पहले जैसा है।
अर्च है, सब कुछ है, मेहराव है, विंडो है, रेड सैंडस्टोन यूज किया है, बट ये अपने आप में विशेष है। और ये है क्या? टॉम्ब ऑफ जीएसटी। एक मैंने जानबूझ के पिक्चर बनाया ताकि एक तीर से दो निशाना। ज्यादातर ये पूरा इलाका ही बना जिसका वॉल जो भी बनाया बिल्डिंग उसका ढलवा है। जैसे मान लीजिए ये उनका आवास है, यहीं पे कोई कोर्ट होगा, कोई और चीज हो सकता है, लेकिन दीवार सबके कैसे हैं? ढलवा है। अब सोचिए एक ही कैंपस में जहां उनका फोर्ट है, उसी कैंपस में उनके टॉम्ब भी है, मकबरा भी है। कितनी विशेष बात है। आप बनाओगे अपने घर के सामने अपना कब्र? आप तो डर ही जाएंगे कि भूत कहीं ना आ जाए रात में निकल के। आप दूर ले जाते हो घर से, गांव से बाहर, शहर से दूर, कहीं जाके जला के या दफना के आते हो? नहीं। एक ही कैंपस में अपने मरने के बाद के घर का भी स्टैब्लिश करके चले गए कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे यहां दफन कर देना। आज भी जाके देखना वहीं पे दफन है। देखो मैंने दफना भी दिया। हाँ जी, यहां से मेट्रो पकड़ो, कश्मीरी गेट जाना, वहां से पिंक मेट्रो लेना और तुगलकाबाद उतर जाना या सरिता विहार उतर जाना, वहां से जाके देख के आ जाना। या फिर पैसे बचाने का उपाय बताता हूं। दूर से देख के आना है तो मेट्रो में बैठो, इस तरफ से देखते हुए जाओ और फिर मेट्रो चेंज कर लो अगले मेट्रो स्टेशन पे, और फिर देखते हुए यहीं वापस आके जीटीवी नगर उतर जाओ। पैसे और टाइम दोनों बचेंगे आपके। एग्जिट करना ही नहीं है, मेट्रो चेंज करके आ जाना है। मौसम सोच रही है अच्छा प्लान है, निकल लेते हैं। अब कंट्रीब्यूशन नंबर 1 ऑफ जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक का पहला योगदान है ये। आप में से किसी ने भी बिल्डिंग नहीं बनाया, क्यों? मैंने शॉप में बनाया था। आगे वाले किसी ने नहीं। वाह वाह वाह, इतना स्लोप भी नहीं होता। 65 डिग्री, इतना भी स्लोप वॉल नहीं होते। अच्छा, आपका फिर भी ठीक, आपका ठीक सबसे अच्छा है। हाँ, पिछली बार हमने आर्ट एंड कल्चर में करवाया था, इस बार इसी में करा दिया, और अच्छी बात है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट, मोस्ट डिस्टर्बिंग एलिमेंट फोन है ना। लिखिए दूसरा कंट्रीब्यूशन। सेकेंड कंट्रीब्यूशन क्या है? सुनो, गप्पे मारने में तो मास्टर है। अभी मैंने क्या बताना चाहा था, बताओ। मैंने क्या बताया? हाँ, दूसरी विशेषता क्या बताया, क्या योगदान बताया? भाई तो मैं बताने वाला था, आपने मुझे बताने नहीं दिया ना। यहां तक तो आ ही गया था। लिखिए, स्टार्टेड पोस्टल डिपार्टमेंट, डाक विभाग की शुरुआत। पहली बार पोस्टल डिपार्टमेंट बनाया इसने। सोचिए, उससे पहले केवल कबूतर चिट्ठी लाते ले जाते थे। कबूतर जा जा जा। अब कहेगा नहीं, डाकिया आएगा और ले जाएगा। याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक भारत का पहला सुल्तान है जिसने डाक विभाग की स्थापना की। हाँ जी, मैंने क्या बोल दिया? माफ कर देना आकाश, कर दिया नहीं। गयासुद्दीन तुगलक ने पहली बार
डाक व्यवस्था की शुरुआत की, लिख लेना है। लिखना क्या है, उन्हीं को तो पढ़ रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक। ऑफिशियल पोस्टल केवल जाएगा आएगा, इतना नहीं, पब्लिक के लिए अभी ओपन नहीं हुआ, पब्लिक के लिए बाद में होगा। स्टार्टिंग में किसके लिए था, फॉर ऑफिशियल्स। जैसे राजा के चिट्ठी किसी ऑफिसर के पास जाएगा, ऑफिसर किसी दूसरे ऑफिसर के पास भेजेगा, ऑफिशियल है। फिर इसको एक्सटेंड करके दिल्ली दिल्ली में कर देंगे और फिर आगे, ठीक है। चलिए एक और विषय योगदान लिखे इनका। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया। ऐसे ही लिखते चलो, दो तीन बातें, ज्यादा नहीं। टाइटल लिख लो इनका, गाजी मलिक। मल्लिक, अनु मल्लिक का भाई गाजी मल्लिक। अनु मल्लिक जी सुनेंगे तो केस करवा देंगे मेरे ऊपर। मेरा भाई कैसे हुआ बताओ। कोर्ट बुलवा लेंगे। सुनो, एक काम इन्होंने बहुत अच्छा किया, टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म किया। अलाउद्दीन के समय कितना था, इसने 1/3 कर दिया। इसने रेट डिक्रीज करके क्या कर दिया, 1/3। 10 नहीं बताया होगा, 3 ही बताया होगा, 3 को 10 समझ लिया होगा आपने। 10 कोई नहीं करेगा, इस धरती पे ही नहीं करेगा कोई। सबसे महान था अशोक, उसका भी 16% है। अशोक से कम तो किसी ने नहीं किया। ये तो आइडल है पूरे एंशिएंट और मेडिवल का, 1/3। आधे से कम हो गया ना, पहले 50%, फिर 33.33%। ये सब कुछ योगदान है किसके, गयासुद्दीन तुगलक के। इनका कोरोनेशन कहां हुआ था, राहुल बताएगा। राज्याभिषेक, हाँ, जगह फोर्ट का नाम बताओ जो अलाउद्दीन ने बनवाया था। वो तो बलबन ने बनवाया था। उनके 5 बिल्डिंग लिखवाया था पिछले क्लास में, देखो 5 इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे लास्ट में क्या लिखवाया था, 1000 स्तून महल। हाँ, 1000 खंभे वाले बिल्डिंग में राज्याभिषेक करवाया था, लिख लेना है। ही परफॉर्म हिज कोरोनेशन एट 1000 स्तून महल। कौन से महल, 1000 स्तून महल, या सुतुन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सुतुन। सुतुन। पिछले क्लास में हमने बिल्डिंग का नाम लिखवाया हुआ है, इसलिए कोई नया इसमें ऐड किया नहीं। जाते जाते एक और काम स्टार्ट कर दिया। हालांकि इस काम को ग्रेट स्टेटस प्रोवाइड कराएंगे कौन, नहीं, फिरोज शाह तुगलक। नहर प्रणाली की शुरुआत इसने किया। इतने कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना है इनका। नहर व्यवस्था, कनाल सिस्टम, ही इंट्रोड्यूस और he founded canal system, means for irrigation and drinking water। कनाल बनता है कहां से, किसी नदी से निकाला और मैदानी इलाके में ले गया। जैसे इस समय कौन सा नहर सबसे बड़ी नहर है बताओ, एट प्रेजेंट टाइम इंदिरा गांधी। कहां से कहां तक, पंजाब से हरियाणा तक। हाँ,
इंदिरा गांधी कनाल नाम है उसका, नेहरू जी ने बनवाया था, ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका, बहुत फेमस है। आगे बढ़े। मोहम्मद बिन तुगलक हेडिंग बनाइए। मोहम्मद बिन तुगलक, और ज्यादा पढ़ोगे इनके बारे में नहीं है, काफी है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक कौन है? बेटा तो नहीं है, नहीं सक्सेसर तो है, रिलेशन क्या है? नेफ्यू। चाइल्डहुड नेम जौना खान, लिखो चाइल्डहुड नेम जौना खान, बचपन का नाम जौना खान। कितना अच्छा नाम है, जौना, JAUNA, जौना। इन्हीं के नाम पर जौनपुर शहर बनाएगा फिरोज शाह तुगलक, इन्हीं के नाम पर जौनपुर हो जाएगा। जौनपुर से हो ना आकाश? कहां से हो? कहां से? बिहार में कहां? नालंदा तक्षशिला के पास, सॉरी नालंदा विश्वविद्यालय के पास से। तो नालंदा विश्वविद्यालय छोड़ के आप यहां आ गए? अच्छा, मन नहीं लग रहा था। लिखिए ग्रेट स्कॉलर किंग, महान विद्वान सुल्तान, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरे मेडिवल एरा में इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। नेशनल इंटरनेशनल किताबें मंगवा कर पढ़ते थे ये, चाहे चाइना का हो, चाहे टर्की का हो, समरकंद का हो, पूरे विश्व के इंफॉर्मेशन से अप टू डेट होते थे ये। आर्टिकल्स पढ़ते थे, जर्नल पढ़ते थे, इसलिए इनके माइंड में बड़े अच्छे अच्छे आइडिया आया करता था और उस आइडिया को बिना एग्जीक्यूट प्लानिंग किए इंप्लीमेंट कर देते थे। एक्चुअली विद्वान इसलिए इनको कहा क्योंकि एक तो पढ़े लिखे हैं, दूसरा इनके पास सारे न्यू आइडियाज हैं जो भविष्य के में सक्सेसफुल हुआ और आज भी इनके कई सारे आइडिया भारत में चल रहे हैं। लेकिन इसने उसको गलत तरीके से लागू करवाने में मींस पेशेंस नहीं रखा, लागू किया, कैंसिल किया। क्यों? क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। यहीं पे आपको पैशन दिखेगा, इम्पेशेंट दिखेगा इनके अंदर, और इसीलिए लोग कहेंगे पढ़ा लिखा मूर्ख। क्यों? क्योंकि केवल पढ़ा लिखा होना यह नहीं बताता कि आपके पास नई आइडिया है। आप विद्वान हैं, आप स्मार्ट हैं, इट मीन्स आपके आइडिया सक्सेस होने चाहिए। मान लीजिए आपने कोई प्लान किया और एग्जीक्यूट करते ही आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट मिले। एक पौधा भी लगाएंगे आप तो समय के साथ उस पर मंजर आएंगे, फल आएंगे, फिर आप उसको पकने का इंतजार करोगे, फिर आप उसका उपयोग कर पाएंगे, है कि नहीं? आप सोचोगे पौधा लगाया और अगले साल उसमें फ्रूट्स आ जाए, पॉसिबल नहीं है। इनमें सिर्फ एक कमी क्या था कि इसने चीजों को प्लान ठीक से नहीं किया। तो हम जानने वाले हैं 5 मेगा प्लान ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, आपका हेडिंग होगा 5 मेगा प्लान ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। 5 मेगा प्लान ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के 5 महान परियोजना। यहां से क्वेश्चन क्या आएगा? जैसे राहुल अभी बताया था कि परियोजना कौन कब लाया, उसको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आया था। तो क्यों ना हम 1 by 1 लिख ले क्रोनोलॉजी ऑर्डर में। तो सबसे पहला प्लान है, सबसे पहला कौन सा भाई?
जिस साल सुल्तान बना उसके पहली बार मतलब नेक्स्ट ईयर पहला प्लान लेके आया टैक्स रिफॉर्म इन फील्ड ऑफ और इन दोआब ऑफ गंगा यमुना। गंगा यमुना दोआब में कर वृद्धि या कर में सुधार, कर वृद्धि लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, टैक्स इंक्रीज लिखना, इंक्रीज कर में बढ़ोतरी, इनके वाले पॉलिसी को फिर से वो देखो यहां ये पहले भी 1/3 था किसके समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय तक 1/3। अलाउद्दीन क्या किया, हाफ। गयासुद्दीन तुगलक 1/3 और फिर से फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक 1/2। फिर इसको 1/3 कौन करेगा। अब देखो कितने चेंजेस आए। ये वाला तो इल्तुतमिश से स्टार्ट होकर कहां तक आया, अलाउद्दीन तक। अलाउद्दीन ने क्या किया, हाफ। अलाउद्दीन के इस रेट को किसने कम किया, जीएसटी। फिर एमबीटी बढ़ा लिया और फिर एफएसटी घटा लिया। ये ट्रेंड एनालिसिस आपको याद रखना है, एक बॉक्स बना के लिख लो। कर के दरों में कौन बढ़ोतरी कर रहा है और कौन घटा रहा है। देखो कितने चेंजेस आ गए। स्पाइक्स अगर देखें तो कैसा हो गया, पहले ऐसे चल रहा था स्मूथली, बढ़ाया फिर घटाया, फिर घटाया, बढ़ाया फिर घटाया। ये काम किया अलाउद्दीन और ये काम किया मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर यहां से स्मूथली चलेगा। एम बन गया। हमने टैक्स रेट बताया, ये टैक्स रेट है 33% और ये है 50%, यानी 50%। स्टैट्स पढ़ा है ना आपने, स्टैट्स में ऐसे ही बनाएंगे आप। 0% तो कोई लेता नहीं है, 0% कोई टैक्स लेगा नहीं। आकाश जैसा सुल्तान बने तो 0% ले सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्या पता ये क्या है 100% टैक्स दो। तो 5 मेगा प्लान में पहला प्लान आपने लिखा, डेट होगा 1326 1326। दूसरा मेगा प्लान कैपिटल शिफ्टिंग 27 1327 फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। नेक्स्ट यानी थर्ड प्लान कौन सा, टोकन करेंसी। टोकन करेंसी सांकेतिक मुद्रा, टोकन समझते हैं ना, हाँ, जो आपके पॉकेट में है वो सारे टोकन करेंसी ही है। निकाल के देखो 2000 का नोट, उसका फेस वैल्यू 2000 है, अदरवाइज उसका जो रियल वैल्यू है वो 17 रुपीज है, क्योंकि 17 रुपए बनाने में खर्च आते हैं उसके। तभी रिजर्व बैंक के गवर्नर को क्या कहना पड़ता है, मैं धारक को 2000 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। टोकन करेंसी आपके पास, रियल करेंसी नहीं है। रियल करेंसी जब आकाश जाता है धनतेरस पर सोना या चांदी का सिक्का खरीद के लाता है, वो होता है रियल करेंसी, जिसका प्राइस और उसका मेटालिक वैल्यू इक्वल हो, उसको रियल करेंसी कहोगे, वास्तविक मुद्रा। हम सबके पास जो करेंसी है ये टोकन करेंसी है, कागज ही तो है, कहते तो हो कागज है ये, है ना। यहां है रियल करेंसी भी, एक मैंने रखा हुआ है,
गोल्ड का, ताकि क्राइसिस में फंसू तो उसको सेल करके काम निकाल सकूं। ठीक है कृष्णा। नेक्स्ट, फोर्थ मेगा प्लान। अच्छा, इसका टाइमलाइन नहीं लिखा ना, तो टाइमलाइन कौन पूछेगा? 1329 टोकन करेंसी कब आएगा? 1329। नेक्स्ट, खुरासान एक्सपेडिशन। खुरासान, खुरासान, खुरासान जानते हो? आज पर्शिया ईरान का नाम है। खुरासान एक्सपेडिशन को अभियान, खुरासान अभियान, सैन्य अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक लगभग 1.5 लाख आर्मी लेके यहां से ईरान पे आक्रमण करेंगे, वो भी दोस्त के बुलावे पर। लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि दोस्त मना कर देगा, कहेगा चला जा घर। बताऊंगा अगले क्लास में। आप सबको ये जो बता रहा हूं 5 मेगा प्लान सब पढ़ के आएगा अगले क्लास में। सबसे पूछूंगा एक एक बातें, और अंत में मैं कंक्लूजन बताऊंगा, जैसे आज अमीर खुसरो पे बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। लास्ट, इसका टाइमलाइन 1337, 1337। और लास्ट, कराचिल, कराचिल एक्सपेडिशन, कराचिल। राहुल बताएगा कराचिल क्या है? कौन से जगह का नाम? कहां है ये? लंदन के पास, पाकिस्तान में, कराची के पास, कहां? हाँ, कराची नहीं जानते? कांगड़ा जानते हैं? कांगड़ा जिले में कराचिल एक प्लेस है जहां पर ज्वाला देवी की मंदिर है। ज्वाला देवी की मंदिर, हिंदू देवी ज्वाला देवी। वहां पे अग्नि कभी बुझती नहीं है, हमेशा प्रज्वलित रहती है। लूट करने जाएंगे, खोम्स, खम्स। टाइम होगा 1338, 1338। ठीक है, आज बस इतना ही।